सत्य जय कल्पामृत। आप सबका एक बार फिर कल्पामृत के फेमस शो रात के 9 बजे मैं अजय टू कल्पामृत मैनेजमेंट की तरफ से आप सब साथियों का हृदय की गहराइयों से हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। साथियों, आज का प्रोग्राम बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे 7 कीज और आपके बीच में आज एक ऐसी शख्सियत को पेश करेंगे जिनकी कहानी अपने आप में बहुत दमदार, बहुत शानदार और बहुत ही जबरदस्त है। कल्पामृत मार्केटिंग के एक ऐसे लीडर की कहानी जो आपको एक ऐसा सबक देकर जाएगी, कुछ ऐसी बातें बताकर जाएगी तो बहुत सारे लोगों को उनकी गलतियों का एहसास भी करवाएगी और उन्हें यह भी बताएगी कि कामयाबी किस तरीके से एक व्यक्ति पकड़ लेता है, किस व्यक्ति से एक व्यक्ति दुनिया से छीन लेता है। तो आज का प्रोग्राम बहुत जल्द हमें शुरू करना होगा, क्योंकि आज बातें हमें कुछ ज्यादा करनी है और हमारे स्पेशल गेस्ट मिस्टर देसराज राणावत जी को भी आज हमने सुनना है, क्योंकि वो आज आपके बीच लेकर आएंगे अपनी कहानी, अपनी जबानी, एक शानदार 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 सफर कल्पामृत का मिस्टर देसराज राणावत फ्रॉम दिल्ली। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, द की ऑफ सक्सेस एंड अ मोटिवेशनल स्टोरी। तो जैसा कि आपने बोला था कि मैं आपको एक कहानी से शुरुआत करता हूं, लेकिन आज मैं वो कहानी आपको प्रोग्राम के बीच में ही सुनाऊंगा और हम बहुत जल्द आपके बीच में उस प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी करनी है और समय हमारे पास सिर्फ 1 घंटा ही होता है। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, द की ऑफ सक्सेस। रोज की तरह आपको याद दिला दूं, वी प्ले विन विन गेम इन जून 2021। हम इस महीने सिर्फ और सिर्फ एक ही गेम खेल रहे हैं, उस गेम का नाम है जीतने का गेम। क्योंकि कल्पामृत के किसी भी व्यक्ति को हारना पसंद नहीं, और आप सब लोग वो हैं जो रोज रात को 9 बजे हमारे साथ आते हैं, रात को लगभग लगभग 1 घंटा सवा घंटा हमारे साथ रहते हैं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो सीखते हैं वो जीतते हैं, और जीतने वाले कभी हार के बारे में सोचते नहीं। तो वी प्ले विन विन गेम और शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, द की ऑफ सक्सेस। साथियों, एक बात आपको बता दूं, आज 7 शब्दों के माध्यम से मैं आपको एक व्यक्ति के सफर की कहानी बताऊंगा। एक व्यक्ति के सफर की कहानी, एक व्यक्ति जो लीडरशिप की तरफ बढ़ता है। आपने बहुत सारे लोगों को सक्सेस देखा है, बहुत सारे लोगों को आपने बड़ी बड़ी कामयाबी की तरफ जाते देखता है, मगर वो कामयाब होते हैं तो उनके अंदर ऐसी क्या चीज होती है, उनके पास ऐसी कौन सी चाबी होती है कि वो लोग कामयाबी की उस बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। वो 7 चाबियां, याद रखिएगा, सफलता एक ताला है, सफलता एक ताला है और उस ताले की 7 चाबियां हैं। लेकिन इन चाबियों के साथ एक दिक्कत है, इन चाबियों के साथ ये दिक्कत है कि ये क्रम वाइज लगती है, क्रम वाइज लगती है। इनमें ऐसा नहीं हो सकता कि 7 नंबर की चाबी आप पहले नंबर पे लगा दे और पहले नंबर की 7 नंबर पे लगा दे। आपको पहली चाबी लगानी पड़ेगी, घुमानी पड़ेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, और आप पहुंच जाते हैं कामयाबी के उस पायदान पर जिसको लेकर, जिस सपना को लेकर आप इस बिजनेस में आते हैं। तो सबसे पहली चाबी कौन सी है, मैं आपको बताना चाहता हूं। नंबर 1 इज डिजायर। डिजायर, इच्छा। साथ ही इसको बोलते हैं भूख। बिना भूख के इंसान खाना नहीं खा सकता, तो बिना भूख के कामयाबी कैसे मिलेगी, बिना भूख के कामयाबी कैसे मिलेगी? क्योंकि इस दुनिया के अंदर, इस दुनिया के अंदर हर तरह के लोग हैं, हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी के पीछे पागल होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कामयाबी तो पाना चाहते हैं मगर पागलपन, भूख, वो जुनून, वो जज्बा उनमें नजर नहीं आता। तो पहली चाबी क्या है? डिजायर चाहिए। डिजायर, डिजायर को हिंदी में बोलते हैं इच्छा। इच्छा चाहिए। किसकी चाहिए? किसकी चाहिए? खुद की इच्छा चाहिए मेरे दोस्त, खुद की इच्छा चाहिए। और इस बिजनेस के अंदर एक नेगेटिव बात यह है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से पूछते हैं कि आपने इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया, तो वो बोलता है मेरा दोस्त आ गया था इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरे जीजा जी आ गए थे इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरी बहन आ गई थी इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया, मेरा पड़ोसी आ गया था इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। कुल मिलाकर जो भी लोग इस बिजनेस में आते हैं वो किसी दूसरे की इच्छा से आते हैं,
और वो दूसरे की इच्छा से इस दुनिया से भी और इस बिजनेस की दुनिया से भी चले जाते हैं। याद रखिएगा, आपको प्रपोज करने वाला कोई व्यक्ति दूसरा हो सकता है, मगर किसी दूसरे की इच्छा से आप कामयाबी नहीं पा सकते। इच्छा पहली किसकी चाहिए? खुद की चाहिए, खुद की चाहिए, खुद की चाहिए, खुद की ही चाहिए। और एक जगह पर बिल्कुल यही से मैं आपको बताना चाहूंगा ताकि आगे की बातें आपको बता सकूं। आज की कहानी से आपको समझ में आएगा। एक जगह पर एक प्रोफेसर थे, एक जगह पर एक प्रोफेसर थे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत ही शानदार, बहुत ही नॉलेजफुल आदमी। उनकी शादी एक अनपढ़ व्यक्ति के साथ, एक अनपढ़ औरत के साथ हो जाती है। वो बहुत मायूस हो जाते हैं, मगर शादी हो जाती है क्योंकि समाज के डर से, अपने माँ बाप की इच्छा से वो उस महिला से शादी कर लेते हैं। महिला सुंदर भी होती है, सुशील भी होती है, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी संभालने वाली भी होती है, मगर वो पढ़ी लिखी नहीं होती। पूरी जिंदगी वो प्रोफेसर साहब अपनी वाइफ को ये कहते रहते हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, तुम बिल्कुल अनपढ़ हो, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम भी कुछ पढ़ लो, तुम भी कुछ पढ़ लो? मगर वो नहीं पढ़ती। वो कहती है मुझे पढ़ के क्या करना है, मैं तो आपके घर की जिम्मेदारी संभालने वाली हूँ, चौका चूल्हा संभालने वाली हूँ, बच्चे संभालने वाली हूँ। और जो बुजुर्ग है, सॉरी, जो प्रोफेसर साहब है, वो उम्र के उस पड़ाव पर आ जाते हैं जब बच्चे शादी के लायक हो जाते हैं। और एक दिन अचानक प्रोफेसर साहब घर से गायब हो जाते हैं, ये कहकर कि मैं 3-4 दिन बाद लौटूंगा, 3-4 दिन बाद लौटूंगा। और वो प्रोफेसर साहब जब घर से बाहर जाते हैं तो अगले दिन प्रोफेसर साहब के घर का दरवाजा खटखटाया जाता है और प्रोफेसर साहब की पत्नी जब उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है बहुत ही सुंदर सी महिला खड़ी है और पूछती है क्या प्रोफेसर साहब घर पर हैं? आप सोच सकते हैं, बुरा मत मानिएगा, इस कहानी के मर्म को समझिएगा। वो आप समझ सकते हैं कि जो बिल्कुल कम पढ़ी लिखी औरत होती है, वो अपने परिवार और अपने पति के प्रति बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस होती है। जैसी एक सुंदर सी महिला बड़े ही इठलाए हुए अंदाज में पूछती है उनके पति के बारे में, तो उसको थोड़ा सा डाउट हो जाता है, शक हो जाता है कि उम्र के इस पड़ाव पर आकर ये प्रोफेसर साहब को ये महिला क्यों पूछ रही है। तो वो पूछती है, वो घर पर नहीं है, आप बताइए आपको क्या काम है, मैं उनकी पत्नी हूँ। तो बड़े इठला कर बोलती है, काम तो मुझे उन्हीं से है, अब तो मैं नहीं बता सकती। चलिए एक काम करिए, जब वो आए तो ये खत उन्हें दे दीजिएगा, ये उन्हीं के लिए है, कोशिश करिएगा ये खत वो ही खोलें। और जब वो खत उसके हाथ में पकड़ाती है तो प्रोफेसर साहब की पत्नी के शौक लग जाता है, होश उड़ जाते हैं कि ये उम्र के इस पड़ाव पर आकर प्रोफेसर साहब ये क्या गुल खिला रहे हैं, क्या गुल खिला रहे हैं। लेकिन वो पतिव्रता होती है और समझती है कि अगर ये खत आया है तो किसी काम का भी हो सकता है, मैं उन्हें दूंगी। लेकिन प्रोफेसर साहब तो 4 दिन बाद घर आने वाले होते हैं, तब तक वो बड़ी बेचैन हो जाती है। वो रात उसकी बड़ी मुश्किल से कटती है कि खत में ऐसा क्या है। अगले दिन भी उसकी नींद बड़ी जल्दी खुल जाती है और वो सोचती है कि क्या करूं, खत तो मैं पढ़ नहीं सकती क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं आता। तो वो अपने बच्चे को बुलाती है और कहती है तेरे पापा सारी उम्र मुझे कहते हैं पढ़ो पढ़ो, मैं कुछ पढ़ना चाहती हूँ और जब आपके पापा आए तो मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ और मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं भी कुछ पढ़ना लिखना सीख गई हूँ, मुझे बताओ। बच्चा भी बड़ा हैरान होता है कि अब इस उम्र में मम्मी क्यों पढ़ना चाहती है, लेकिन माँ जिद कर लेती है और वो कहती है कि कुछ भी करो, मुझे 2 दिन के अंदर बस इतना सिखा दो कि मैं किसी बात को पढ़ सकूं और कुछ लिख सकूं। वो 2 दिन इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है कि 2 दिन में उससे टूटा फूटा पढ़ना आ जाता है। और जिस दिन प्रोफेसर साहब के आने का वक्त होता है, वो बड़े चोरी से अंदाज से उस खत को खोलती है, उस खत को खोलती है बड़े धड़कते दिल से कि पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। और जब उस खत को खोलती है, पढ़ती है, तो उसकी आंख में झर-झर आंसू बहने लगते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है, मेरी प्रिय पत्नी, तुम्हें पढ़ने की इच्छा देने के लिए, तुम्हें पढ़ने की इच्छा देने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। साथियों, इसे बोलते हैं इच्छा। क्योंकि जब तक कारण मजबूत नहीं होगा तब तक इच्छा प्रबल नहीं होती है। बर्निंग डिजायर चाहिए इस बिजनेस में कामयाबी के लिए। तो पहला की क्या है, आप इच्छा जाहिर कीजिए कि आप इस बिजनेस से क्या चाहते हैं। दूसरी चीज क्या चाहिए, दूसरी चीज चाहिए समय। कुछ लोग बार बार एक ही बात कहते रहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। तो मैं माफी चाहता हूं, समय तो लगाना पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको 24 घंटे लगाने पड़ेंगे। आप अगर रोज के 2 घंटे भी इस बिजनेस को देंगे तो आप इस बिजनेस के 2 पार्ट में कामयाब हो सकते हैं। कैसे? पहला पार्ट होता है सीखना, दूसरा पार्ट होता है करना। आपको अपने पहले 3 महीने, यानी कि जब आप बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले 3 से 6 महीने जो समय लगाना होता है,
वो सीखने पे लगाना होता है, सीखने पे लगाना होता है, लेकिन समय देना पड़ेगा। आपको मीटिंग में आना पड़ेगा, आपको अपलाइन से बात करनी पड़ेगी, आपको किताब पढ़नी पड़ेगी, आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, आपको कल्पामित के प्रोडक्ट के रिजल्ट सुनने पड़ेंगे, कल्पामित के उत्पादों की जानकारी लेनी पड़ेगी। और जब आप ये समय लगाते हैं, पहला समय जो आपको लगाना है वो सीखने पे लगाना है। अगला काम क्या करना है, ये नॉलेज, क्या बटोरेंगे? जानकारी, क्योंकि जानकारी ही जागरूकता का निर्माण करती है और जानकारी ही एक इंसान में एक्शन करने की पावर लेके आती है। लेकिन कहते हैं कि अनाड़ी आदमी कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता, अनाड़ी आदमी कभी खिलाड़ी नहीं बन सकता, मगर वही अनाड़ी आदमी अगर खेलना सीख जाए तो खिलाड़ी बन सकता है। खेलना सीख जाए तो खिलाड़ी बन सकता है। तो बस आपको क्या करना है, समय लगाकर खिलाड़ी बनने के लिए आपको नॉलेज हासिल करनी है। तीसरी चाबी जो आपको इस्तेमाल करनी है, वो चाबी इस्तेमाल करनी है आपको जानकारी की। और चौथी चाबी क्या है? एक्शन। क्या है? एक्शन। जब जानकारी हासिल हो जाए तो खुद को एक्शन करना है। याद रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर अगर आप लीडरशिप की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो एक्शन खुद को ही करना पड़ेगा। जो लोग खुद एक्शन नहीं करते और दूसरे के एक्शन पर डिपेंड होते हैं, माफी चाहता हूं सर, तो बड़ी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ सकते, क्योंकि एक्शन खुद का ही चाहिए। और एक्शन क्या है? प्रोडक्ट को यूज करना है तो खुद में करना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी किसी को देनी है तो खुद देनी है, प्लान दिखाना है तो खुद दिखाना है, तो मीटिंग करनी है तो खुद करनी है, मीटिंग में आना है तो खुद को आना है, किताब पढ़नी है तो खुद को पढ़नी है। लेकिन जो भी एक्शन करने हैं तो आपको सेल्फ करने पड़ेंगे। जो लोग ऑन डिपेंड होते हैं वो कभी सफलता बड़ी हासिल नहीं कर सकते, और जो लोग सेल्फ डिपेंड होते हैं वही बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो नंबर 4 की इज एक्शन। नंबर 5 की कंटिन्यूटी। ये जितनी भी चीजें मैंने जो आपको 4 चाबियां दिखाई हैं, ये 5वीं की तब काम करती है जब आप इन चारों चाबियों को बार 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 इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी कि इच्छा आपकी प्रबल बनी रहनी चाहिए, समय आप लगातार लगाते रहे, जानकारी आप लगातार हासिल करते रहे और एक्शन आप लगातार करते रहे। तो 5वीं जो की है वो है कंटिन्यूटी की, यानी कि आपने वो चारों काम लगातार किए। जो सीखना बंद कर देता है उसकी भी तरक्की रुक जाती है, और जो एक्शन करना बंद कर देता है उसकी भी तरक्की रुक जाती है, और जिसकी इच्छा खत्म हो जाती है उसकी भी तरक्की रुक जाती है। इस बिजनेस का नियम है, आप अगर गोल्ड पर आए हैं तो शुरू हो जाओ रॉयल के लिए, अगर रॉयल पर आए हैं तो शुरू हो जाओ मेंटर के लिए, और अगर मेंटर पर आए हैं तो शुरू हो जाओ डायमंड के लिए, और डायमंड पर आए हो तो शुरू हो जाओ डबल डायमंड के लिए, और डबल डायमंड बने हो तो शुरू हो जाओ क्राउन के लिए। भूख जो है, भूख जो है वो जिंदा रहनी चाहिए। कभी ये मत कहो मेरा पेट भर गया, हमेशा ये कहो बस अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो कंटिन्यूटी आपको इन चारों चीजों की। और छठी की क्या है? पेशेंस। पेशेंस। जब तक सफलता हासिल ना कर ले, ये सारी चीजें आपको धैर्य के साथ और सब्र के साथ करनी पड़ती है। छठी की क्या है? क्योंकि जिसमें धैर्य नहीं होता वो टिकता नहीं। आपने देखा होगा इस बिजनेस के अंदर लोग आते हैं 3 महीने बाद ही छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ 6 महीने बाद छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ 1 साल बाद छोड़ के भाग जाते हैं। मैंने कल कहानी सुनाई थी आपको गोल्ड वाली के, जब खुदाई करते करते जहां तक सोना था वहीं से वो दम तोड़ के चला गया, है ना? कहते हैं ना कि पेशेंस जो है वो आपको कब चमत्कार दिखा दे आपको पता नहीं चलता, मगर यहाँ पर आपको इन 5 चीजों के साथ छठी की काम करती है, वो है धैर्य की चीज। आपको धैर्य के साथ ये सारे काम करते रहने चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो होता है, ईश्वर की एक बड़ी अनुकंपा है कि वो हर आदमी की परीक्षा लेता है। किसी की परीक्षा 3 महीने लेता है, किसी की 6 महीने लेता है, किसी की 1 साल लेता है, किसी की 2 साल लेता है, किसी की 5 साल भी लेता है। और आज मैं आपके बीच में जो कहानी पेश करूंगा, उस बेचारे की भी, उस लीडर की भी कहानी ऐसी है। उसकी परीक्षा जिंदगी ने बहुत ली है, उसकी परीक्षा जिंदगी ने बहुत ली है। वो बताएगा आपको कि कैसे वो परीक्षा पास करता गया, फेल होता गया, पास करता गया, लेकिन रुका नहीं, थका नहीं, क्योंकि उसने धैर्य नहीं खोया, उसने कंटिन्यूटी नहीं खोई, उसने एक्शन नहीं खोया, उसने अपनी इच्छा को कभी मरने नहीं दिया, और उसने समय लगाना कभी नहीं छोड़ा। इसी वजह से आज वो स्पेशल गेस्ट बनकर हमारे बीच में आया है। तो 7वीं क्या है? फेथ इन सिस्टम। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, पूरा मत मानिएगा, थोड़ी कड़वी बात कह रहा हूं, काम एक कंपनी में करते हैं, रोज 4 प्लान देखते हैं। काम एक कंपनी में करते हैं, रोज 4 प्लान देखते हैं, ये सोच के कि शायद इससे अच्छा कोई मिल जाए। दोस्त, किसी से अच्छा कोई नहीं होता।
जिसको तुम कर रहे हो, अगर तुम उस पर विश्वास रखोगे तो वही तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो फेथ इन सिस्टम, जो लोग ये सारे काम करते हुए सिस्टम पर विश्वास बना के रखते हैं, उनके बारे में एक ही बात बता देता हूं, उनके बारे में एक ही बात बता देता हूं कि यदि ये सिस्टम इतने सारे डायमंड बना गया तो आपको भी डायमंड बना देगा, क्योंकि वो डायमंड तब बने जब उन्होंने सिस्टम पर विश्वास रखा। इतने सारे अगर वो ये बिजनेस मेंटर बना गया तो आपको भी मेंटर बना देगा, क्योंकि वो लोग सिस्टम पर विश्वास रखते हुए थे। इतने सारे लोगों को गोल्ड बना दिया, इसका मतलब सीधा सा यही है कि उन्होंने सिस्टम पर विश्वास रखा। आप अगर अपने साथ इन सातों की को लेके चलेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये सातों की एक ही खासियत है कि ये क्रम वाइज काम करेंगी। आपकी इच्छा चाहिए, समय चाहिए, नॉलेज चाहिए, एक्शन चाहिए, है ना, कंटिन्यूटी चाहिए, फेथ और पेशेंस चाहिए, और फेथ इन सिस्टम चाहिए। साथियों, ये चार सातों की पर एक बहुत लंबा प्रोग्राम है, तो बहुत अच्छी अच्छी कहानियां, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो के साथ कल लाइव दिखाया करता हूं, लेकिन आज मैं आपको बड़े शॉर्ट रूप में दिखा रहा हूं, क्योंकि अगर हम एक मजबूरी में है तो इसका मतलब यह नहीं कि हम उस मजबूरी को अपने गले का फंदा बना ले। हम बात करते रहेंगे और बात आपको बताते रहेंगे। जिस दिन हम आपके बीच में आएंगे, बिल्कुल इसी सक्सेस की को एक बहुत शानदार अंदाज में आपके बीच में भी लाइव पेश करेंगे। लेकिन आज मैं आपको बड़े शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूं, ये सातों चीजें यदि जिस व्यक्ति ने पकड़ ली और इन सातों चीजों को उसने अपनी जिंदगी का और अपनी कामयाबी का हिस्सा बना लिया, दुनिया में कामयाब होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, कल्पामित की शुभकामनाएं आपके साथ है। तो पेश करता हूं आपके बीच में आज की उस कहानी को, आज की उस कहानी को जिनका नाम है मिस्टर देशराज राणावत। इस बिजनेस में आते ही मेरा उनके साथ बहुत अच्छा परिचय हो गया था, क्योंकि 18-19 अक्टूबर 2019 को जब कल्पामित में मेरा पदार्पण हुआ था, तो उस प्रोग्राम के अंदर मिस्टर देशराज भी थी अपनी पत्नी के साथ, और उसके बाद भी वो अक्सर मेरे से बात करते रहते हैं। दिल्ली में उन्होंने शुरुआती बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम करवाए। मैं उनकी एक चीज से बहुत पॉजिटिव हूँ कि वो एक डिजिटल वर्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। रोज आप लोगों को एक ऑडियो मैसेज बनाकर भेजते हैं, रोज वो आपको इंस्पिरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ लिखते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, और यूट्यूब और फेसबुक और सोशल मीडिया पर उनका जो कार्य है वो उल्लेखनीय है, बहुत ही शानदार है। तो उनकी कहानी, उनकी जबानी, ज्यादा देर न करते हुए मैं पेश करने जा रहा हूं आपके बीच में हमारे अति प्रिय साथी मिस्टर देशराज राणावत जी को, जो आएंगे और आपके बीच में आज की बातचीत शुरू करेंगे। सर, वेलकम आपका। हेलो जी सर, शुरू करें। हाँ जी, आवाज आ रही है सभी साथियों को मेरी? बिल्कुल आ रही है सर, शुरू कर सकते हैं। सभी साथियों को जय कल्पामृत। मैं देशराज राणावत आज इस जूम मीटिंग में आए हुए उपस्थित सभी मेरे सीनियर साथी और मेरे कुलिक और जितने क्रांतिकारी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं धन्यवाद करता हूं मैनेजमेंट का कि आज उन्होंने मुझे अपनी स्टोरी सुनाने के लिए चुना और आज मैं आपके समक्ष हूँ। मैं जो भी बातें आज आपसे करूँगा वो कोई बनी बनाई बातें नहीं है, वो हर नेटवर्कर की ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने पिछली मीटिंग में, जो मेरी मीटिंग हुई थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं फेलियर का राजा था और मैं कोई भी काम अगर हाथ में करता था तो मैं उसमें फेल हो जाता था, और मैंने क्या काम नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सबसे पहले एक रेडीमेड शॉप की दुकान खोली, रेडीमेड सूट्स की, जो कि मैंने लगभग 6 से 7 महीने चलाई, वो फिर नहीं चली, उसमें घाटा हुआ। फिर मैंने बाजार लगाने स्टार्ट किए, जो साप्ताहिक बाजार लगते हैं उसमें मैंने बाजार लगाने स्टार्ट किए, वो मेरा नहीं चला। फिर मैंने एक रेडीमेड शर्ट की फैक्ट्री लगाई। रेडीमेड शर्ट की फैक्ट्री में मैं 3-3.5 साल मैंने काम किया, उसमें मैं बहुत बड़े कर्जे में आ गया, क्योंकि रॉ मटेरियल उधार नहीं मिलता था और दुकानदार उधार शर्ट से लेता था। सनी क्लासिक, मैंने अपने बेटे के नाम से एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई थी, सनी क्लासिक के नाम से, DRS के नाम से मैंने एक फर्म बनाई थी, उसके थ्रू मैंने काम किया था, पर उसमें मुझे बहुत घाटा लगा, मैं 10 से 15 लाख रुपए के घाटे में आ गया। उसके बाद जब वो काम नहीं चला तो फिर मैंने एक काम स्टार्ट किया
रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप खोली, टीवी टेलीविजन वगैरह बेचने का काम मैंने आरंभ किया। मैंने एक एजेंसी ली थी, सिंगर एक कंपनी चलती थी उस टाइम पे, उसका मैंने काम स्टार्ट किया, वो मैं नहीं कर रेस्टोरेंट में हाथ डालने की कोशिश की, तो मैंने एक छोटा मोटा सा एक रेस्टोरेंट खोला, वो भी मेरा फेल हुआ। ऐसे करते करते मैं फेलियर की एक मिसाल बन गया। और जब आप फेलियर होते हैं, सर पर कर्जा होता है, तो आप जानते ही हैं कि घर में क्या माहौल होता है। बहुत ही खतरनाक माहौल होता है, क्योंकि आप एक विश्वास खो चुके होते हैं अपने माँ बाप का, आप विश्वास खो चुके होते हैं अपनी बीवी का, आप विश्वास खो चुके होते हैं अपने बच्चों का, क्योंकि वो कहते हैं अरे तुम तो ये फेल हो जाते हो। क्योंकि जब आदमी के पर कर्जा भी होता है और वो काम करने की धुन में सवार होता है, वो अपने बच्चों पर, उन पर जो वो मांगते हैं वो चीजें पूरी नहीं कर पाता, तो आप उस समय महसूस कर सकते हैं कि आपको कैसा लगता है। फिर मैंने जॉब करने के लिए सोची। ऐसा टाइम आया कि मेरे फादर ने कहा कि बेटा अब तुम बहुत हमें वो कर चुके हो, अब तुम ये काम अभी छोड़ दो। तो मैंने चलता हुआ रेस्टोरेंट उसी दिन छोड़ दिया। मैंने ये नहीं देखा कि मुझे इसमें कितना घाटा होगा, क्योंकि मुझे अपने पिताजी की इच्छा को पूरा करना था। उन्होंने कहा बेटा इसे छोड़ दो, हम तुझे घर बैठा के खिला लेंगे, पर तुम ये काम छोड़ दो, और कोई छोटी मोटी चाहे तुम जॉब पकड़ लो, हम उसी में खुश रह लेंगे। मैंने फिर जॉब की तलाश करी, जॉब करा मैंने मार्केटिंग के अंदर। मैं जॉब किया, आपने चैनी खैनी का एक नाम सुना होगा, उस चैनी खैनी में मैंने उसका प्रमोशनल वर्क किया। उसके बाद मैंने आपको अपनी ये चीजें मैंने आपको पिछली मीटिंग में नहीं बताई थी, क्योंकि समय नहीं था जब। और उसके बाद फिर मैंने क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्रीज में मैं आया, ये मैं आपको बता चुका हूँ, मैं इसको दोबारा से नहीं दोहराऊंगा। क्रेडिट कार्ड में मैं एज ए एग्जीक्यूटिव लगा, और क्रेडिट कार्ड करते करते मैं एचडीएफसी बैंक पे पहुंचा और सैलरी अकाउंट्स खोला। और वहां पे मेरे एक मित्र थे जो सरकारी जॉब करते थे, वो मेरे को हर कंपनी का प्लान दिखाते थे, पर मैं नहीं करता था क्योंकि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग समझ में नहीं आती थी। पर उन्होंने मेरे को एक प्लान दिखाया और मैं लगा, जो मैंने बताया कि मेरे सबसे पहले मैंने नेस्विस कंपनी ज्वाइन की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। और नेस्विस में मैंने सोनू शर्मा जी के साथ कुछ पल, कुछ साथ मैंने उनके साथ काम किया, उनके साथ में कुछ प्रोग्राम्स में भी गया, उनके प्रोग्राम्स भी अटेंड किए। और आज सोनू शर्मा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, मैं उनको अपना एक तरीके से बहुत उनसे मैंने सीखा। फिर मैं एक कंपनी में गया, वहां पे मैंने 5 साल काम किया, और वो मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में क्यों आया। साथियों, ये मेरी एक स्टोरी है फेलियर की। अगर मेरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता, क्योंकि मेरे पे कर्जा बहुत था, कर्जा लेने वाले आते थे तो मैं बाथरूम में छुप जाता था और अपनी मिसेस को कहता था कि यार उसको बताना मत कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा मेरे हालात थे। ऐसा भी टाइम आया कि मैंने अपनी मिसेज की सोने की चीजों को बेचा, कंगन को बेचा, चैन को बेचा। और मेरी बीवी ने एक, जैसे एक जो बीवी होती है वाकई में ही जो धर्मपत्नी होती है, जैसे कहते हैं कि वो आपका साथ देती है, तो मेरी बीवी ने, जो रेखा रानावत, उसने मेरा हर पल मेरे साथ एक मजबूती चट्टान की तरह, मोरल की तरह मेरे साथ वो खड़ी रही। और मैंने एक अपने कमरे के अंदर एक चेक लगाया हुआ है, और उस चेक पे एक मैंने ड्रीम इनकम भरी हुई थी, जो मेरी 1 लाख रुपए ड्रीम इनकम थी। तो सब मेरा मजाक भी उड़ाते थे कि यार ये क्या लगा रखा है तुमने, ये 1 लाख रुपए कभी जिंदगी में आएंगे भी या नहीं आएंगे, तुमने 1 लाख रुपए का ये करूंगा। साथियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ अपने दिल की, अपने मन की। और इस समय जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उनमें से कुछ लोगों की कहानी मेरे से रिलेट भी हो रही होगी। कुछ लोग अभी असफल भी हो रहे होंगे, वो सफलता की चाहत रखते हैं। मैंने ऐसा क्या किया और मेरे अंदर क्या मैंने अपने अंदर परिवर्तन लाया कि मुझे आज इस स्टेज पे बोलने के काबिल आज मैं बन गया, और आप लोग मेरी स्टोरी सुन रहे हैं। मैंने देखा फेसबुक पे कि कुछ लोगों ने मेरे चेक को लगाया हुआ है वो स्टेटस पे, तो मुझे देख के एक बड़ी प्रसन्नता हुई कि मैं कभी किसी दूसरे के चेक को लगाता था, दूसरे के चेक को देखता था, दूसरे के चेक को देख के मैं मोटिवेट होता था, पर आज मेरा चेक लोगों ने लगाया हुआ है। तो ये दिन कैसे आए, यहां तक मैं कैसे पहुंचा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इफ यू थिंक, मतलब अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए, तो आप जरूर हारेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप हार गए तो आप जरूर हारेंगे। अगर आप ये सोचते हैं कि आप में हौसला नहीं है, तो आप में सचमुच में हौसला नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं मगर मन से नहीं जीतना चाहते,
कि मैं जीत सकता हूं, तो आप कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। मैंने अपने अनुभव से ये देखा है, समझा है, मैंने जिया है कि सफलता की शुरुआत जो अभी अजय चुक सर ने सबसे पहला की आपको बताया कि सक्सेस ऑफ की का इच्छा, सफलता की शुरुआती इंसान की इच्छा से होती है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है। ये सब कुछ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि अगर आप सोचते हैं कि मैं पिछड़ गया हूं, तो मैं वाकई ही मैं पिछड़ गया हूं। मैं ये जान गया था, मैं ये चीजें बहुत अनुभव से बता रहा हूं कि मैं ये जान गया था कि कामयाबी के लिए मुझको अपनी सोच ऊंची करनी होगी। कोई भी सफलता प्राप्त करने से पहले मैं ये सीख गया था कि मुझे अपने प्रति विश्वास अपने पर करना होगा। मैं ये सीख गया था कि जीवन की लड़ाइयां हमेशा सिर्फ तेज और मजबूत लोग नहीं जीतते, बल्कि वह जीतते हैं जिनको विश्वास हो कि आज नहीं तो मैं कल जीतूंगा, क्योंकि वही आपको जीतता है जिसमें यकीन है कि वह जीतेगा। तो ये मैंने दीवार पर लिख लिया था कि मैं जीतूंगा, जीतूंगा, जीतूंगा और 100% मैं जीतूंगा। तो साथियों, मैं अपनी कहानी आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं असफलता का राजा था। मैं जो करता था उसमें मैं फेल हो जाता था। मैंने अनगिनत काम किए, अनगिनत कामों में मुझे असफलता मिली, पर मेरा जो एक अंदर की जो भावना थी कि आज नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं तो मैं कल जीतूंगा। और ये मैंने एक कहानी, आप सब लोगों को पता है कि आपने देखा होगा कि मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था। यार सोचो उसकी थिंकिंग, मोहम्मद गजनवी, क्योंकि वो 17 बार फेल हुआ था। जब उसने पहली चढ़ाई करी तो वो हारा, चलो कोई बात नहीं, पहली लड़ाई वो हार गया, पर वो दूसरी जब उसने चढ़ाई चढ़ी तो वो फिर हारा। तीसरी चढ़ाई तो फिर आप सोच सकते हो कि उस व्यक्ति का क्या मोरल हुआ होगा उस टाइम पे, कि उसने 3 बार चढ़ाई कर, फिर उसने लगातार ऐसे करते करते, जब वो अगर मान के चलो 10वीं लड़ाई पे जब वो हार गया, तो उसका मोरल क्या होगा। पर उसने अपने अंदर एक कमिटमेंट पाली थी कि मैं जीतूंगा, 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 और वो 17वीं बार जाके लड़ाई से जीता। तो उस मोरल स्टोरी ने मेरे को बहुत वो कहा कि जब मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया और वो जीता, 17वीं बार जाके जीता, तो देशराज तुम भी कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, एक दिन आप जरूर जीतोगे। साथियों, इस पृथ्वी पर सभी जीवों में आदमी सबसे शारीरिक रूप से सबसे ज्यादा कमजोर है। अब आप पूछेंगे कैसे, आदमी तो बहुत बड़ा शक्तिशाली है। हम चिड़िया की तरह नहीं उड़ सकते साथियों। हम छोटे से छोटे कीड़े के काटने से ही हम मर जाते हैं। अगर हमें सांप डस ले, हमें कोई कीड़ा काट ले, कुछ बहुत सारे कीड़े ऐसे होते हैं कि उसको काट ले तो हम उससे हमारी मौत भी हो जाती है, अगर हमें समय पे इलाज ना मिले। क्या हम चीते की तरह दौड़ सकते हैं, या मगरमच्छ की तरह हम पानी में तैर सकते हैं, और या बंदर की तरह हम पेड़ पर चढ़ सकते हैं? नहीं नहीं। तो चील की तरह क्या हमारी पैनी नजर है, और ना ही हमारे शहर की तरह हमारे पास कोई मजबूत हमारे नखून है या हमारे दांत हैं। अगर इस ढंग से सोचा जाए तो शारीरिक रूप से आदमी सबसे कम जोर और लाचार है, मगर ईश्वर बड़ा समझदार है। जो ऊपर परमात्मा बैठा है ये बड़ा ही समझदार है और मेहरबान है। उसने आदमी को सोचने की क्षमता दी, और सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया। आदमी अपने हिसाब से माहौल को ढाल लेता है, जबकि जानवर को माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। पर अफसोस की बात है कि बहुत ही कम लोग इस ईश्वर द्वारा दिए इस महान तोहफे, सोचने की क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। मैंने आपको पिछली मीटिंग में बताया था कि मैं असफल दो तरह से आदमी होता है, और वो होता है कि वे जो करते हैं लेकिन सोचते नहीं है, दूसरे वे जो लोग सोचते तो हैं लेकिन कुछ करते नहीं है। साथियों, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्रीज में या कोई भी हम काम करें तो लाखों लोग सोचने की क्षमता का प्रयोग किए बिना ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ईश्वर ने हमें धरती पर क्यों पैदा किया, क्यों है, बस खाते हैं, सोते हैं, लगते हैं और सो जाते हैं। उनको कुछ पता ही नहीं है, और वो अपनी जिंदगी को बिना सोचे समझे गुजार रहे हैं। ये ठीक उसी तरह है जैसे बिना निशाने के तीर चलाना। आपके नेटवर्क में इस प्रजाति के बहुत लोग मिल जाएंगे, आपके आजू बाजू इर्द गिर्द आपकी टीम में हर जगह ऐसे प्रजाति के लोग मिल जाएंगे जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन तो हो गए, पर वे सोचते नहीं कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। उनसे पूछो तुम्हारा सपना क्या है। उनसे अगर जब आप उनके वाई की बात करते हैं तो उनको कुछ पता नहीं होता। मेरे दोस्त ने कहा मैं ज्वाइन हो गया, उसने कहा प्रोडक्ट खरीद ले, मैं प्रोडक्ट खरीद रहा हूं, पर उनको कुछ पता ही नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहा हूं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करूं। आपने किसी को प्लान दिखाया होगा और वो आज तक सोच रहा है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन करूं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको हम प्लान दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं,
पर वो अभी भी सोच रहे हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करूं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया पर उनको यही नहीं पता कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना। तो साथियों, ये जिंदगी चुनाव और समझौतों से भरी। हमारी लाइफ इज फुल ऑफ चॉइस एंड कॉम्प्रोमिजन, कॉम्प्रोमाइज से भरी पड़ी है। ये दोनों बात जो मैंने आपको बोली है ना, ये एक दूसरे का विरोध करती हैं। यदि जिंदगी चुनावों से भरी है तो समझौते का सवाल ही पैदा नहीं होता। याद रखिए, समझौता भी आदमी का एक चुनाव है। जब मैंने ये जाना कि हमारी जिंदगी किस तरह चुनावों से भरी है, साथियों, हमारी जिंदगी सिर्फ मौज मस्ती और खुशी नहीं है। साथियों, इसमें दुख भी है और मायूसी भी है। हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं भी हो जाती हैं जो कभी सोची नहीं गई हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं और वो कई बार सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। जैसे मेरे जीवन में भी बहुत बार उलट हुआ। जितनी बार मैं फेल हुआ वो उलट पुलट ही हुआ। जितनी बार मैंने नया काम स्टार्ट किया उसमें मैं हारा, वो उलट पुलट हुआ। फिर मैंने काम किया, फिर मैं हारा। तो इस तरीके से उलट पुलट हुआ और अपने जीवन में कई बार मैं हारा। मैं जब हारा, जब मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि पापा मेरे स्कूल की फीस भरनी है और मेरी जेब में पैसा नहीं। मैं जब हारा, जब मेरी मिसेज ने मेरे से अपने लिए अपना मनपसंद गहने के लिए बोला कि ये मुझे दिलाओ या कपड़ा दिलाओ, तब मेरी जेब में पैसा नहीं था। मैं जब हारा, जब मेरी बहनें रक्षाबंधन पर आती थी तो और मैं उनको अपने मनपसंद का कोई तोहफा या गिफ्ट उनको नहीं दे पाता था, मैं तब हारा। तो साथियों, अच्छे लोगों के जीवन में भी बहुत बुरी बातें हो जाती हैं और कुछ चीजें हमारे बस के बाहर होती हैं। जैसे कि अगर आदमी पैदा ही विकलांग हो जाए या पैदाइशी उसमें कोई दोष हो, तो हम ना तो अपने माँ बाप का चुनाव करते हैं। क्या पैदा होने से पहले हम अपने माँ बाप का चुनाव कर सकते हैं कि मुझे धीरू भाई घर के जो अंबानी है उसके घर में पैदा करना, या जितने बड़े ये बिजनेसमैन है, बड़े बड़े अमीर जादे हैं, क्या ऊपर वाले से हम ये पहले जब कोई बच्चा आता है पृथ्वी पे तो क्या वो चुनाव कर सकता है कि हमें इसके घर में पैदा करना? नहीं ना साथियों। तो हम गरीब के घर पैदा हों या अमीर के घर पैदा हों, ये हमारी चॉइस नहीं होती है। पर ये उन हालात का जिनमें हमारा जन्म होता है, जब जहां भी हम जन्म होते हैं। इसलिए अगर इस तरह की कोई कमी रह जाती है तो ये दुख की बात है। अगर हम गरीब घर में पैदा हुए, ऐसा हो जाए तो क्या करें? हजारों, लाखों, करोड़ों लोग गरीब घरों में पैदा होते हैं। मैं भी एक गरीब घर में पैदा हुआ। मैं भी एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुआ। मेरे फादर, ये कभी जब उसका टाइम आएगा तो मैं आपको बताऊंगा और अपनी अंश कहीं छुपी हुई स्टोरियां जो वक्त वक्त पर मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हम गरीब घर में पैदा हो जाएं, ऐसा हो जाए तो क्या करें? बैठकर रोएं या कुछ संभव है वह करें? यही चुनाव है जो हमें करना है। मैंने भी यही चुनाव किया कि या तो मैं अपने सपनों को तिल तिल करके मरने दूं और हालात से समझौता कर लूं, या जिंदगी को धक्के दे देकर चलाऊं, या अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कमर कस लूं। तो मैंने चुनाव किया कि क्यों ना अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करूं। साथियों, साफ मौसम में बहुत सी नावें हर दिशा में चलती हैं, दिखती हैं। ऐसा क्यों है? क्या कोई साथी बता सकता है? आप उसको टाइप करके मैसेज बॉक्स में, चैट में डाल सकते हैं। पर मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों है। हाल ही का हवा एक ही दिशा में चल रही है, फिर भी नावें अलग अलग दिशाओं में जा रही हैं। तो अंतर क्या है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि पाल किस तरह से लगाया गया है। और यह फैसला जो नाव चलाता है ना, वो जो नाविक होता है वह करता है और उसके द्वारा लिया जाता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है कि हम हवा का रुख तो नहीं चुन सकते, मगर नाव में पाल अपनी मर्जी से जरूर लगा सकते हैं। तो साथियों, मैं हालात तो नहीं चुन सकते, पर मगर अपना नजरिया तो आप जरूर चुन सकते हैं। साथियों, ये चुनाव हमारा है, चाहे हम हालात पर विजय पाएं या हालात का शिकार बने। जैसे मेरे हालात बहुत खराब थे, मैं जानता हूं, मैंने जिया है उन हालातों को कि मुझे, मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता था। मेरे रिश्तेदार खिल्ली उड़ाते थे, मेरे दोस्त यार सब कहते थे यार ये क्या है, तू क्या करता रहता तू अभी तक। मेरा बोले मेरी माँ कहती थी कि बेटा दुनिया के सब देखो, उसका बेटा कितना तरक्की कर रहा है, उसके घर में कार आ गई, वो देखो कितनी तरीका कर रहे हैं, और तू हमारे घर को नीचे की तरफ लेके जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि जब माँ बाप आपको ऐसे बोलने लग जाएं तो आपके मन में क्या दर्द चलता है। मैं माँ की नजरों में, बहनों की नजरों में, अपने बच्चों की नजरों में असफल था। मैंने जिंदगी में बहुत बुरे हालात देखे, पर मैंने पॉजिटिव नजरिया चुना। मैंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। मैं पहली कंपनी में फेल हुआ, दूसरी कंपनी में फेल हुआ, पर ईश्वर ने तो मेरे लिए कुछ और ही सोच रखा था।
उस ईश्वर ने मेरे लिए ये सोच रखा था कि मेरे लिए कल्पामृत में इतिहास बनाने के लिए चुना था। और आज मैं कल्पामृत में संघर्ष करके आज यहाँ पहुंचा हूं और आपके सामने अपनी स्टोरी में पेश कर रहा हूं। साथियों, दूसरी स्थिति नहीं बल्कि किसी भी स्थिति में हम अपने आप को कैसे संभालते हैं और कैसे ढालते हैं, उसी से हमारी सफलता तय होती है। साथियों, बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। हमारा जीवन भी इससे अलग नहीं है। इसमें खुशियां हैं और गम भी हैं, दोनों हैं। अच्छाई भी है, बुराई भी है, अंधेरा भी है, उजाला भी है। साथियों, अगर हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं तो इससे हम मजबूत बनते हैं। साथियों, हम अपनी जिंदगी में घटने वाली सभी घटनाओं को कंट्रोल तो नहीं कर सकते, लेकिन उनसे निपटने का तरीका जरूर हमारे हाथ में होता है। और मेरे हाथ में गरीबी से निपटने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीके के रूप में था, उससे निपटने के लिए एक हथियार था। साथियों, मैं बुरे हालातों से लड़कर पहुंचा, जो सर ने अभी बताया, इच्छा से। सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा लक्ष्य को हासिल करने की गहरी इच्छा शक्ति से आती है। साथियों, सभी कामयाबों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की इच्छा से ही होती है। साथियों, जिस तरह थोड़ी सी आग ज्यादा गर्मी नहीं दे सकती, उसी तरह आप कमजोर इच्छा से कल्पामृत में आपको बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिल सकती। साथियों, दूसरा, मैंने अपनी जिंदगी के सपनों को पूरा करने के लिए अपने से कमिटमेंट किया। आपको कमिटमेंट किसी दूसरे से नहीं करना है या दूसरे के कहने से कमिटमेंट करना है, आपको कमिटमेंट करना है अपने आप से। नेटवर्क मार्केटिंग के खेल में जीतने के लिए कमिटमेंट बहुत जरूरी है। साथियों, अगर सपने तुम्हारे हैं तो पूरा तुम ही करोगे। ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे, ना लोग तुम्हारे हाथ से होंगे। तो ये कोट्स आज आपने पढ़ा होगा, आज दिनेश शास्त्री जी ने ये सर ने आज ये ग्रुप में डाला था कि साथियों, अगर सपने तुम्हारे हैं तो इसे पूरा कौन करेगा? अजय चुक सर कोई करेंगे, या मैं कोई करूंगा, या कोई और कोई करेगा, या कोई कंपनी का मैनेजमेंट करेगा? ये तो तुम्हें ही पूरा करना पड़ेगा। अब जब आप फील्ड में उतरेंगे तो ना तो हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना ही लोग तुम्हारे हिसाब से होंगे। तो साथियों, आपको आदर्श परिस्थितियां कभी नहीं मिलेंगी और ना कभी होंगी। हो सकता है कि आपका भाग्य बड़ा बलवान है, कुछ लोगों को आदर्श परिस्थितियां मिल भी जाती हैं और वो किसी के मार्फत कामयाब भी हो जाते हैं, पर हम सब भाग्यवान तो नहीं है ना। साथियों, कहीं भी पहुंचने के लिए किसी भी धारा के साथ ना तो हम बह सकते हैं और ना ही किनारे पे खड़े रह सकते हैं। हमें कभी तो हवा के रुख के साथ और कभी उसके खिलाफ नाव चलानी ही पड़ती है। लेकिन साथियों, जीत उसको मिलेगी जो चलता रहेगा। और साथियों, अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो आपको चलता रहना पड़ेगा ही। और साथियों, तीसरी बात कि आपको कमिटमेंट आपके दृढ़ विश्वास से बढ़ता है। साथियों, चाहत और दृढ़ विश्वास में बहुत फर्क है। हमारी चाहतें तो बदली जा सकती हैं, लेकिन दृढ़ता और विश्वास अटल है, वो कभी नहीं बदल सकता। साथियों, मैंने देखा कि जब किसी को मनचाही सफलता नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं मिलती है तो वह दबाव में आ जाता है और उसकी कामयाबी या अपने सपनों को पूरा करने की चाहत कमजोर पड़ जाती है। जैसे अभी सर बता रहे थे कि यहाँ पर नहीं है, जैसे ही वो यहाँ पे 3 महीने 6 महीने 1 साल के अंदर वो कंपनी छोड़ देता है क्योंकि उस पर दबाव पड़ता है, वो सफलता नहीं पा रहा होता और वो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता, तो वो फिर वो दूसरी कंपनी देखने लग जाता है और जैसे ही या उसके घर में मुसीबत आने लगती है तो वो कंपनी छोड़ देता है। तो यहाँ पर सर ने जो 7 कीज में एक धैर्य और पैसेंस बताया था, वो बहुत जरूर है। क्योंकि जब आपके सपनों को पूरा करने की चाहत जब आपको कमजोर पड़ जाती है, आपकी चाहत तो है कि आप अपने सपने पूरे करें, पर जब दबाव आपके पास पड़ता है तो इच्छा वहां पर कमजोर हो जाती है। वहां पर काम आएगा सिर्फ आपका दृढ़ विश्वास। पर आपको अपने पर विश्वास है, आपको दृढ़ विश्वास मजबूत हो जाता है। इसलिए साथियों, दृढ़ विश्वास से हमारी कमिटमेंट बनती है। जब मैं असफल हो रहा था, कामयाब नहीं हो पा रहा था, उस टाइम मुझे अपने पर विश्वास था। लोगों का मुझ पर विश्वास नहीं था, मेरे घर वालों का मुझ पर विश्वास नहीं था, पर मेरे को अपने पर विश्वास था कि देशराज तेरा भी टाइम आएगा, तेरा भी टाइम आएगा। उस टाइम मुझे अपने पर विश्वास था कि देशराज राणावत, तू कामयाब बनेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा। तो मैं शीशे के आगे खड़े होकर अपने से कमिटमेंट करता था कि नहीं देशराज राणावत, तू कामयाब बनेगा, तू अपने सपनों को पूरा करेगा। इससे मेरे में दृढ़ विश्वास पैदा होता था, जिसके कारण मैंने कल्पामृत से सपने पूरे किए। पहला सपना मेरा 10 फरवरी 2020 को हुआ, जब मैं कल्पामृत से विदेश यात्रा बैंकॉक थाईलैंड पठाया गया। ये मेरा एक सपना था। मेरे जहां मैं रहता हूं वहां से मेरे छत के ऊपर से एरोप्लेन जाता है और मैं जब
बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ कि हम छत पर सोते थे तो वो जहाज जब ऊपर से जाता था तो मैं कहता था कि मैं इस जहाज में बैठूंगा और मैं भी कभी विदेश यात्रा करूंगा, और मैं जब अपने माँ बापों से कहता था तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो सपना मैंने 10 फरवरी 2020 को कल्पामृत में आके पूरा किया। दूसरा सपना मैंने 11 अक्टूबर 2020 को किया, जब मैंने 10 लाख की कार मैंने अल्ट्रोज मैंने कल्पामृत से ली। जब मैंने कल्पामृत में कार फंड अचीव किया, मैंने सोच रखा था कि जिस दिन मेरा कार फंड अचीव होगा उस दिन मैं कार लूंगा, और 1 लाख रुपए की इनकम, जो कि मेरी अभी इस मई में 2021 को मैंने पूरा किया। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि इस बीच में मैं जब ये कॉन्टेस्ट चल रहा था तो मैंने शोभा भारद्वाज जी को फोन किया। शोभा भारद्वाज जी से मैंने क्या फोन किया, मैंने कहा मैडम वो, क्योंकि शोभा भारद्वाज जी एक ऐसी लेडी हैं कि मैं जब भी जितनी बार मिला मुझे उनका शांत स्वभाव और उनका मतलब बोलने का अंदाज मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा ये मैडम बड़ी शांत रहती हैं, ये कुछ ना कुछ इनमें स्पिरिचुअल पावर है। तो मैंने उनसे फोन किया, मैंने कहा मैडम आपने बीच में 4 बजे एक सेशन होता था, आप वो बहन जी के नाम से कोई प्रोग्राम होता था, क्योंकि एक बार मैंने वो सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। क्या, मैंने कहा वो होगा। मैंने उनसे बोला कि मैडम मेरे में सारी चीजें हैं, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, अच्छी चीज कर लेता हूँ, पर मेरे में स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। मुझे, मेरे को माइंड स्टेम पे मेरा है ना, मुझे एक माइंड में ऐसी शांति चाहिए, क्योंकि मैं लेवल अचीव नहीं कर पा रहा था। मैं टाइम से बहुत मेहनत कर रहा था, सभी साथी जो पुराने हैं सब जानते हैं कि मैं कितनी मेहनत करता था, कर रहा हूँ। तो मैंने उनसे बोला मुझे एक स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। तो उन्होंने उन्होंने मैंने कहा आप वो जो प्रोग्राम है वो आप दोबारा स्टार्ट होगा? तो उन्होंने कहा हाँ सर, जब भी स्टार्ट होगा मैं आपको बताऊंगी। तो और 1 हफ्ते के बाद वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ और उन्होंने एक लिंक मुझे भेजा कि सर आप इसमें जुड़ सकते हैं। तो वहां उस टाइम पे जो लॉ प्रोटेक्शन पे ही बात उसमें समझाई जा रही थी कि आप जो सोचते हैं वो बन सकते हैं। मुझे उससे इतनी शांति मिली, मैंने 3-4 वो प्रोग्राम सुना, और जब मैंने उस पर फोकस किया तो मैं आज आपके सामने हूं कि एक आदमी को स्पिरिचुअल पावर की भी जरूरत होती है। तो आप जो लोग स्पिरिचुअल पावर पे जरूर भरोसा करें। और सुबह भारती जी से मैं अगर वो सुन रही होंगी मेरी बात, तो मैं चाहता हूं कि वो ग्रुप में भी उस चीज को भेजें कि लोगों को मन की शांति, पीस ऑफ माइंड उनको मिले। और मैं सुबह भारती जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस प्रोग्राम को चालू करवाया, क्योंकि वो था नहीं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मेरी इस सफलता में उनका भी हाथ है। तो साथियों, मैं तीसरा सपना था कि मेरी महीने की 1 लाख की इनकम, और 1 लाख का चेक जो मैंने लगाया हुआ था। मैंने क्या चेक लगाया हुआ था कि जब मैं किसी दूसरी कंपनी में था तो मैंने उसके नाम से चेक लगाया हुआ था कि मैं अपनी ड्रीम इनकम 1 लाख रुपए में पहुंचूंगा और 2019 में मैं पहुंचूंगा। पर मैं उस कंपनी को छोड़ चुका था, तो मैं कल्पामृत में आ गया था और मेरा वो ड्रीम पूरा नहीं हो रहा था कि मैं 1 लाख रुपए की इनकम पर कैसे पहुंचूं। 1 लाख रुपए की इनकम पर मैं कैसे पहुंचूं? मैं रोज उस चेक को, मैं जहां सोता हूं ठीक मैंने अपने सामने लगाया हुआ है। तो एक बार मैंने देखा, मैंने कहा ये चेक पूरा क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने देखा कि यार ये तो मैंने वेस्टीज, अब मैं नाम निकल गया मुंह से कि ये तो वेस्टीज कंपनी से कल लगा रखा है, तो ये सपना कैसे पूरा होगा? तू तो वेस्टीज में है नहीं, तू तो कल्पामृत में है। तो मैंने तभी उस चेक को हटाया, और तभी उस चेक को हटा के मैं लाख ओनली चेक, मैंने वो उसमें लिखा और डेट डाल दी 2/8/2021। मतलब कि मैं 2 तारीख को मेरा बर्थडे आता है अगस्त में, उस टाइम की मैंने वो चेक में डेट लिख दी। तो मुझे वो जो एक पिक्चर है, इसका जो सबसे ज्यादा बड़ा डायलॉग है कि जब आप किसी चीज को दिल से चाहो तो कायनात और सारी जो पावर है वो आपको उस तरीके की तरफ आपको ले जाती है और उस तरफ से। तो साथियों, मेरा 3 महीने पहले ही, क्योंकि अभी क्या चल रहा है, ये मई चल रहा है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने पहले मेरा वो टारगेट पूरा कर दिया और मैं 1 लाख की इनकम पे पहुंच गया। और साथियों देखिए, चेक भी मेरा 1,08,000 आया। तो कहते हैं कि ईश्वर को जो आप मतलब जो चाहते हैं ना, ईश्वर भी आपको वही तथास्तु करता है। तो मैंने ये सोचा कि यार मैंने इसमें 2.5 लाख का अमाउंट क्यों नहीं भरा, तो आज मेरा 2.5 लाख का चेक होता। पर अब मैं उस चेक को हटाऊंगा और 2.5 लाख के चेक को पे मैं जरूर दिसंबर, जो मैंने ये ठाना है कि जो नया साल आ रहा है दिसंबर तक मैं उस पर पहुंचूंगा जरूर। तो साथियों,
मेरा एक चौथा भी सपना था कि मुझे भारत के अलग-अलग राज्यों में घूमना था। तो साथियों, तेलंगाना, राजस्थान, बिहार, पंजाब, असम, केरल, गुजरात, उत्तराखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, झारखंड में आज मेरी छोटी-छोटी टीमें काम कर रही हैं और ज़्यादातर मैं हर जगह, हर स्टेट में घूम चुका हूँ। तो ये सब किससे हुआ? कल्पामृत से हुआ। तो साथियों, ये चौथी चीज़ जो है सबसे बड़ी, जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी से आती है। और साथियों, ज़िम्मेदारी जब जब हमारी दिल की इच्छा बन जाती है, तो उसमें संतोष और खुशी मिलती है। मैंने एक बार जाने या अनजाने में मेरे से अजय चुक सर से एक वीडियो पे कुछ बात हो गई थी, तो मैंने उनको कुछ ऐसा उनको शायद बुरा लग गया होगा या लगा होगा। तो मैंने उस टाइम पे उनसे एक ही बात की थी कि सर, मैं कल्पामृत से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं कल्पामृत में किसी और चीज़ के लिए आया हूँ। मेरा सपना कुछ और है। मेरा सपना कुछ और करने का है, पैसा कमाने का मेरा बहुत बड़ा ध्येय नहीं है। मेरा सपना भी कुछ और है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ और मतलब मैं एक मोटिवेट मैंने विजय सर को भी ये अपनी बात बताई है कि सर, मेरा पैसा कमाने का कोई ज़्यादा बड़ा ध्येय नहीं है। पैसा पर मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे को लोग सुनकर आगे बढ़ सकें। तो मेरे में एक दिल की इच्छा बन जाती है, जब आपको एक ज़िम्मेदारी होती है, उसमें संतोष और खुशी मिलती है। आज मैं कल्पामृत बहुत ज़िम्मेदारी से करता हूँ और मुझे बहुत संतोष मिलता है और बहुत खुशी मिलती है। और साथियों, एक बात बता दूँ, मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि अच्छे चरित्र वाले व्यक्ति ज़िम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं, अपने पहले फैसले खुद करते हैं और अपने जीवन की दिशा भी वो खुद ही देते हैं। साथियों, जब आप ज़िम्मेदारियों को कबूल करते हैं ना, तो ज़िम्मेदारियाँ लेने से खतरा भी बढ़ता है। और आपको जवाबदेही भी देनी पड़ती है। तो जब कई बार आपको जो ज़िम्मेदारी है ना, तकलीफ़देह भी हो सकती है। आपको अपनी टीम के लिए, उनकी मदद करने के लिए यात्राएँ करनी पड़ती हैं, क्योंकि मेरी टीम ज़्यादा बाहर है, तो मुझे यात्रा करनी पड़ती है। अब लोकल ट्रेन से मैं पहले करता था, बस से पैसे खर्च करना पड़ता है साथियों। घर से बाहर जाना पड़ता है साथियों, रहना पड़ता है साथियों, आपको कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़ना पड़ता है। मैंने ये सीखा था कि अगर आप अपना कंफर्ट ज़ोन अभी छोड़ देंगे 2 से 3 साल के लिए, तो आप हमेशा के लिए कंफर्ट ज़ोन में पहुँच जाएँगे। पर अगर आज आप कंफर्ट ज़ोन में रहेंगे, तो ज़िंदगी भर आप अनकम्फर्ट ज़ोन में रहेंगे साथियों। तो साथियों, जब मेरी बाहर मीटिंग होती थी, तो मैं घर से बाहर जब जाने के लिए मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते थे, तो मैंने अपनी घर की कुछ चीज़ों को मतलब बेचा भी मैंने। जैसे कि कबाड़ चीज़ें पड़ी रहती है ना, यार जाना है, मैं मिसेज़ से कहता था मेरी यार आज वहाँ पे जा मुझे वहाँ जाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, क्या करूँ? तो मेरी मिसेज़ कहती थी देखो ऊपर कुछ वो पड़ा हुआ है ना, इसे बेच दो, क्या करना है हमें इसका? तो मैं ऐसी बातें भी मतलब मैंने अपने घर के सामान को भी बेचा और ये सब देखिए काफ़ी तकलीफ़देह होती है साथियों। तो मैं आपको एक सच्ची पर कड़वी बात कहता हूँ कि किसी को मैं ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, पर मुझसे ये बात यहाँ पर बोलनी पड़ेगी। ज़्यादातर लोग अपने आराम के दायरे में ही रहना पसंद करते हैं। वह चाहते हैं कि बगैर ज़िम्मेदारियों को स्वीकार किए ही आराम की ज़िंदगी ही वो बिताना पसंद करते हैं और सब कुछ काम हो जाए। आईडी लगाकर ज़िंदगी के बहाव में खुद कुछ करने के बजाय वे कुछ होने का इंतज़ार करते रहते हैं, कि मेरी आईडी लग गई है, मैंने सामान परचेज़ कर लिया है और अब अपने आप मेरी टीम बढ़ जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। अपलाइन को मैं कहता रहूँगा कि भैया तुम मेरे नीचे इस साइड पे तुमने काम नहीं किया, उस साइड से काम नहीं किया। पर ज़िम्मेदार लोग ऐसा कभी नहीं करते। साथियों, ज़िम्मेदार लोग अपनी गलतियों को कबूल करते हैं और उनसे सीख लेते हैं। कुछ लोग कभी सीखते ही नहीं हैं। और साथियों, 5वीं जो चीज़ है वो जिस कारण मैं यहाँ तक पहुँचा वो है कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क। साथियों, सफलता कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको राह चलते या संयोग से मिल जाए। साथियों, जीतना तो सभी चाहते हैं, पर लेकिन जीत हासिल करने के लिए कितने लोग मेहनत करना चाहते हैं और तैयारी के लिए समय देना चाहते हैं। जो सर ने एक समय वाली बात भी अभी बताई थी कि 7 कीज़ में टाइम, कितने लोग समय देते हैं? तो लोग ज़ूम मीटिंग में तो आते ही नहीं हैं। इसके लिए उन्हें अनुशासन और कुर्बानी की ज़रूरत पड़ती है। ज़ूम मीटिंग में आने के लिए आपको अपना माइंड सेट करना पड़ता है कि 9 बजे एक ज़ूम मीटिंग होगी और मुझे उसमें आना पड़ेगा। पर लोगों को चाहे आप कितना ही मैसेज कर दो, वो फिर भी नहीं आते हैं। तो साथियों, उतनी ही हम जितना ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, उतनी ही किस्मत भी हमारे साथ-साथ देगी। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में काम की इच्छा करने वाले लोगों से भरी पड़ी है। कुछ खुद काम करने की इच्छा रखते हैं, पर कुछ ही लोग हैं, उस काम को कर देने की इच्छा रखते हैं। साथियों, जिस तरह कोई व्यक्ति डिक्शनरी, जो आपने वो इंग्लिश वाली डिक्शनरी देखी है ना किताब, अगर वो उसके ऊपर बैठ जाए और वो फिर स्पेलिंग करना नहीं सीख सकता ना, अगर वो डिक्शनरी किताब पे बैठ जाए कि मैं अब स्पेलिंग बता सकता हूँ, तो वो स्पेलिंग बताना नहीं सीख सकता। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग में व्यक्ति कड़ी मेहनत के बिना
अपने काम के बिना अपने काम करने की ताकत को कभी नहीं बढ़ा सकता साथियों। तो साथियों, श्रेष्ठता सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये एक कड़ी मेहनत और प्रैक्टिस का नतीजा होती है। साथियों, कड़ी मेहनत और बार-बार प्रैक्टिस आपको बेहतर बनाती है, फिर चाहे वह कोई भी काम क्यों ना करे। साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग सफलता के लिए कोई जादुई छड़ी नहीं होती। वास्तविक दुनिया में सफलता सिर्फ काम करने वालों को मिलती है, तमाशा देखने वालों को नहीं, कमियां निकालने वालों को नहीं। साथियों, कठिनाई आपके चरित्र को बनाती हैं या दिखाती हैं। साथियों, इस नेटवर्क मार्केटिंग में मुश्किल हालात में कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं और दूसरे या तो वो खुद टूट जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता। जब आपके पास पैसे नहीं होते, आपको प्लान दिखाने जाना है या दूसरे शहर मीटिंग करने जाना है, पर आपके पास पैसा नहीं है। जैसा मैंने बताया कि मैंने वहां जाने के लिए अपने घर की कुछ चीजों को बेचा और मैंने कई बार विजय सर से दूसरे शहर में जाने के लिए मैंने उनसे पैसे भी मांगे कि सर मेरे को वहां जाना है, पैसे जेब में है नहीं। पर मैं सर का धन्यवाद करता हूँ, विजय सर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो हमेशा, मैं उनको अपनी इस बिजनेस में लाइफलाइन मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी बिना सोचे समझे मेरे को कहा, बता कितने पैसे चाहिए। मैंने कहा सर 1000 रुपए चाहिए, 2000 चाहिए। एक बार तो मुझे 10,000 की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने मुझे वो पैसे भी दिए साथियों। और आज अगर वो मुझे पैसे नहीं भी देना चाहते तो मैं क्या कर सकता था। पर कहते हैं ना कि सच्चे इंसान और सच्चे चरित्र लोगों का, अच्छे लोग भी मिल जाते हैं उनकी सहायता करने के लिए। दूसरे शहर में जाने के लिए पैसे मांगे और सर ने मेरी हर 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 वक्त आज तक मेरी मदद की। मेरे को हर टाइम पे मेरे साथ वो चट्टान की तरह, गार्जियन की तरह मेरे साथ खड़े रहे। और साथ ही दूसरे इन परिस्थितियों में टूट जाते हैं, बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। मैंने देखा है कि मेरे साथ कई लीडरों ने इस कंपनी को छोड़ा है। मेरे साथ जो मेरे से बहुत ज्यादा तेज तरक्की की जिन लोगों ने, आज वो यहाँ नहीं है। कंपनी में कमी निकालकर उन्होंने आज इस कंपनी को छोड़ दिया। पर आज वो, अगर मैं देखता हूं नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में, वो कहीं भी नहीं है। तो साथियों, जिस तरह बिना कटाई और घिसाई के हीरे में चमक नहीं आती और आग में तपाए बिना लोहा स्टील नहीं बनता, ठीक उसी तरह मुश्किलें व्यक्ति के चरित्र को दिखाती हैं कि वो मुश्किल वक्त में, मुश्किल हालात में, जब विपरीत परिस्थितियां हों तो उसका चरित्र को निकालती हैं और उसका परिचय खुद से कराती हैं। एक देश की कहावत है, वो रूस देश है, उसने कहा था, उसमें एक कहावत है कि हथौड़े की चोट शीशे को तोड़ देती है लेकिन लोहे को फौलाद बनाती है। इस बात में सच्चाई है। क्या हम शीशे के बने हैं या लोहे के? अगर साथियों में शीशे का बना होता तो आज मैं आपके सामने यहाँ अपनी मोटिवेशनल स्टोरी नहीं सुना रहा होता। क्योंकि शीशा अगर मैं होता तो मैं तो हजारों बार टूटा हूं, कई बार टूटा हूं। और उस टूटने के बाद अगर मैं लोहे का हूं, तभी तो आज मैं आपके सामने अपनी स्टोरी सुना रहा हूं। साथियों, बस मैं अब आपसे 5 मिनट लूंगा। साथियों, ऐसा क्यों है कि इस नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बहुत बुद्धिमान लोगों की जिंदगी, ऊंची डिग्रियां होने के बाद और नेटवर्क मार्केटिंग का ज्ञानी होने के बावजूद वो सिर्फ नाकामयाब है। और अगर नाकामयाब नहीं है तो सिर्फ काम चलाऊ हैं, क्योंकि ये लोग काम में कमी देखने के विशेषज्ञ होते हैं और कंपनी के प्लान में, प्रोडक्ट में कमी निकालने के एक्सपर्ट बन जाते हैं और गलत शक्ति का अपने अंदर भंडार बना लेते हैं और फिर कंपनी भी बदलते रहते हैं और फेसबुक पर पोस्ट डालते रहते हैं कि कोई अच्छी कंपनी है तो बताओ, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। ऐसे आजकल आप फेसबुक पे बड़े फेसबुक पे देखते हैं, कोई अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो तो बताओ, मेरे पास इतना नेटवर्क है, मैं ज्वाइन होना चाहता हूं। तो ऐसे लोग क्या है ना, असफलता के जीते जागते साथियों उदाहरण है। जब मैं इस कंपनी में ज्वाइन हुआ, कई लोगों ने कल्पामृत में कमी निकाल कर छोड़ दिया। इसका प्लान अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट समय से नहीं मिलता, प्रोडक्ट रेट कर दिया, बीवी बढ़ा दिया, ये कर दिया। आज साथियों वो दर दर भटक रहे हैं, एक अच्छी कंपनी आज भी तलाश कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आज यहाँ पर इसलिए हूं कि लगातार कोशिश करते रहने की आगे कुछ नहीं टिक सकता। साथियों, खुद को बेहतर बनाए रखने का सफर इतना आसान नहीं है, ये रुकावटों से भरा पड़ा है। और विनर, विजेता के पास गिरकर उठने की दृढ़ इच्छा के साथ नई शुरुआत करने की योग्यता होती है। और साथियों, लास्ट में मैं अपनी बात खत्म होने से पहले ये कविता कहना चाहता हूं। इसको मैंने लाखों बार पढ़ा है, लाखों बार पढ़ता हूं मैं, और मैं आपको भी कहता हूं कि हिम्मत ना हारो। जब काम बिगड़ जाए, जैसा कि कभी कभी होगा, जब रास्ता सिर्फ चढ़ाई का ही हो और दिखता हो आपको, जबकि चढ़ाई का ही रास्ता दिखता हो, जब पैसे कम हो, कर्ज ज्यादा हो, जब मुस्कुराहट की इच्छा भी आपकी आहा बन जाए, जब चिंताएं दबा रही हों
तो सुस्ता लो, लेकिन हिम्मत ना हारो। साथियों, भूल भुलैया है ये जीवन, पगडंडियां इसकी हमें पार करनी है। कई असफल तब लौट गए, पार होते गए जो आगे बढ़ते गए। धीमी है रफ्तार तो क्या, मंजिल तो एक दिन पाओगे। सफलता छिपी असफलता में, जैसे शंका के बादल में। आशा की चमक नाप सकोगे क्या, इतनी दूरी दूर दिखती है लेकिन मुमकिन है यह नजदीक हो। डटे रहो, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, चाहे हालात जितने भी बुरे हों, लेकिन हिम्मत ना हारो। डटे रहो, बस डटे रहो। साथियों, मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। साथियों, जय कल्पामृत। क्या बात, बहुत शानदार देशराज जी, कमाल कमाल कमाल। लगातार चैटिंग के अंदर आपके इस प्रोग्राम के अंदर जिस तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं वो इस बात को पूरी तरह से दर्शा रहे हैं कि आज आपने कल्पामित के स्टेज के ऊपर धमाल करके दिखा दिया, कमाल करके दिखा दिया। और आज आपका ये प्रोग्राम कल्पामित के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। बहुत ही गजब आपकी स्टोरी वास्तव में कमाल के है, और आपकी स्टोरी के अंदर दर्द भी है, आपकी स्टोरी के अंदर एक सबक भी है, और आपकी कहानी के अंदर कहीं ना कहीं एक लीडरशिप का पुट भी है। देशराज जी, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बस आपका जो टारगेट है 2.5 लाख रुपए के चेक का, हम उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आपके इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी साथियों के आपने नाम लिए जो आपके इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आपकी कामयाबी को आगे बढ़ाने में जिन्होंने भी आपका साथ दिया, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। क्योंकि कहते हैं कोई साथ देता है तभी कोई साथ चलता है, और जब कोई साथ चलता है तो मंजिल बहुत करीब नजर आने लग जाती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेंट्स। आप सबका आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन याद दिला दूं, कल का प्रोग्राम बहुत खास है, कल का प्रोग्राम बहुत विशेष है, क्योंकि कल आपके बीच में हम एक स्पेशल प्रोडक्ट की ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं। तो है कल्पामित के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। एग्रीकल्चर, तो जितने भी लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर काम करने की इच्छा रखते हैं, या जिनकी टीम के अंदर किसान हैं, या जो लोग किसानों के साथ बिजनेस करने को उत्सुक है, वो कल के प्रोग्राम में जरूर जुड़े। क्योंकि कल रात को 9 बजे हमारे बीच में हमारे जो प्रोडक्ट हमारे यहाँ से बनते हैं, उनके जो डॉक्टर साहब हैं जो इन प्रोडक्टों का निर्माण करते हैं या इन प्रोडक्टों की जानकारी रखते हैं, वो कल स्पेशल हमारी रिक्वेस्ट पर आप लोगों को कल्पामित के एग्रीकल्चर उत्पादों के बारे में बताने के लिए आ रहे हैं। तो प्लीज कल रात को 9 बजे सभी साथी जुड़े और उन प्रोडक्टों की जानकारी हासिल करें, क्योंकि वो कल्पामित का एक मिशन है। जिस तरीके से मधुमेह मुक्त अभियान के ऊपर काम कर रहे हैं, उसी लिए हम ऑर्गेनिक खेती पर भी काम कर रहे हैं, ताकि खेती को जहर से मुक्त किया जा सके। और ये आपको याद दिला दे, हमारे इन प्रोडक्टों की एक बहुत ही शानदार रेसिपी है, और जिन लोगों ने भी इन प्रोडक्टों को यूज किया है वो इसकी तारीफ करते नहीं थकते। हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी हमारे किसान भाई काम कर रहे हैं उन तक पहुंचे, और हम स्वास्थ्य की दिशा में जो काम कर रहे हैं, क्योंकि जब तक खेती जहर से मुक्त नहीं होगी तब तक हम पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो कल मिलते हैं रात को 9 बजे, और आज के इस प्रोग्राम के लिए मैं थैंक्स करता हूं देशराज जी का और आप सब साथियों का। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।